कहाँ का वर्ड है जी? जापानी वर्ड है। और इसका मतलब होता है कि मतलब कि समुद्री लहर, ठीक है, इसका मतलब है समुद्री लहर। सुनामी में TSU का अर्थ है बंदरगाह और NAMI नामी का अर्थ होता है जल के लहर, यानी बंदरगाहों पर जो जल के लहर आते हैं या लहर की जो श्रृंखला आती है, जो वेव्स आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सुनामी, ठीक है। जापानीज जो है इस वर्ड को इस तरह से बोलते हैं कि सुनामी का मतलब क्या है? TSU सु, इसमें टी का उच्चारण नहीं होता है। सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहर की श्रृंखला, यानी बंदरगाहों पर जो लहर की श्रृंखलाएं पहुंच गई है उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ये था। अब रहा सवाल कि सुनामी जो है क्यों महत्वपूर्ण हो गया, आजकल चर्चा में क्यों हो गया है? तो सबसे पहले ये जान लो कि सुनामी में जो लहरें होती हैं, सागरीय जल की जो तरंगे हैं, यही तरंगे जब तटों पर पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई और गति दोनों ज़्यादा होती है। ऊंचाई और गति दोनों ज़्यादा होती है, जिसके चलते तट के पास जो स्थित मतलब कि मकान है, गांव है, वनस्पतियां हैं, वो सारे के सारे इन लहरों में डूब जाते हैं और तेज थपेड़े खाते हैं, तेज झटके खाते हैं, काफ़ी तेज बल उस पर लगता है, तो उस कंडीशन में मकान गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा तबाही होता है, ठीक है। और यही कारण है कि आज के डेट में सुनामी चर्चा में है। अब रहा सवाल कि सुनामी को अन्य कई नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक बहुत खास नाम है सिस्मिक वेव, सिस्मिक सी वेव, भूकंपीय सागरीय लहर। इसी को पत्तन वेव या बंदरगाह लहर भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसकी उत्पत्ति भूकंप के कारण ज़्यादा होती है। जो महासागरों में भूकंप आते हैं तो उन भूकंप के कारण इसकी उत्पत्ति सबसे ज़्यादा होती है, या भूकंपों की भूमिका इसको उत्पन्न करने में सबसे प्रमुख होती है, इसलिए इसको हम भूकंपीय सागरीय लहर कहते हैं, ठीक है। महासागरों में जो भूकंप आते हैं उसके चलते एक बार सागर तल थोड़ा सा ऊपर उठ जाए या थोड़ा सा नीचे धंस जाए, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए या थोड़ा सा नीचे धंस जाए, तो मुख्य सागरीय क्षेत्र यानी गहन सागरीय क्षेत्रों में ये घटना अगर होती है तो बहुत कम डिफरेंस होता है। आधा मीटर का क्षेत्र, आधा मीटर की ऊंचाई या निचाई का अंतर होता है, लेकिन अगर नीचे धंसती है तो फिर चारों तरफ का जल उसको ठेलता है और वो ऊपर उठती है, ठीक है। फिर वो नीचे धंसेगी तो चारों तरफ के जल को ठेलेगी कि दूर हटो, ठीक है। फिर चारों तरफ का जल उसको ठेलेगा, ऊपर उठेगी, और इस घटना के चलते सैकड़ों किलोमीटर की लंबी तरंग दैर्घ्य पैदा होती है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी तरंग दैर्घ्य, जल तरंग दैर्घ्य पैदा होती है और पूरे के पूरे महासागरीय जल आंदोलित हो जाते हैं। यह आंदोलित होता हुआ जल धीरे धीरे सागर के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है और तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे सागर के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है जल की गहराई घटती जाती है, और जैसे जल की गहराई घटती जाती है वैसे वैसे तरंगों की ऊंचाई बढ़ती जाती है और तरंगों की लंबाई घटती जाती है, ठीक। और अंतिम मतलब कि बिंदु पर पहुंचने के बाद इन तरंगों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और तरंगों का वेग भी बहुत ज़्यादा होता है, और तब ये तरंगे जब मकान पे या गांव पे हमला करती हैं तो पूरे के पूरे क्षेत्रों को धराशायी कर देती हैं, और इस तरह से सुनामी जो है अपना विनाशकारी प्रभाव क्रिएट करती है, क्लियर। तो ये घटना होती है सुनामी में। अब एक एक करके देख लें। सुनामी में महासागरीय तल पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाओं के कारण जब महासागरीय जल में अचानक विस्थापन होता है, अभी बताया था, ये विस्थापन ऊपर की ओर पहले होता है या नीचे की ओर होता है, और बाद में यह मतलब पहले ऊर्ध्वाधर होता है और बाद में क्षैतिज होने लगता है, ठीक है। तो पहले ये ऊर्ध्वाधर ऊंची लहरें पैदा होती हैं, इन्हीं लहरों को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। चूंकि ये लहरें, इन्हीं लहरों को बंदरगाह लहर या पत्तन लहर भी कहते हैं, या फिर भूकंपीय सागरीय लहर, सिस्मिक सी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितनी विवर्तनिक घटनाएं हैं, ये विवर्तनिक घटनाएं खास करके भूकंप, ज्वालामुखी या अन्य प्लेट मूवमेंट की घटनाएं, ये सारी की सारी घटनाएं जो है सुनामी को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जापान में इसका अर्थ होता है बंदरगाह लहरें। सुनामी किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में जल के विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले तरंगों की श्रृंखला होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। सुनामी जो है, सुनामी लहरें समुद्र के जल के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले
यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स जो है सबसे पहले 426 ईस्वी पर अपने एक किताब थी हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेस वार, ठीक है, इसमें इन्होंने सुनामी से संबंधित अंतःसागरीय भूकंपीय घटनाओं का वर्णन किया था। सबसे पहला वर्णन उसी से मिलता है, यानी कि हमारे लोगों को, मानव जाति को ये घटना 400 साढ़े 400 साल पहले से पता थी कि सुनामी जैसी कोई घटना होती है, ठीक है। इसके बारे में जान ही चुके हो। तमिल भाषा में सुनामी को क्या कहते हैं? अजही पेरलाई, ठीक है। तो सुनामी में क्या होता है कि तरंगे बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। लंबी तरंगे होने के कारण सुनामी सामान्य धाराओं और लहरों से काफ़ी भिन्न होती हैं, ठीक है। इसको ज्वारीय लहर भी कहते हैं, टाइडल वेव भी कहते हैं। सुनामी तेजी से आगे बढ़ती है, ज्वार का रूप ले लेती है, तो उसे हम टाइडल वेव कहते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि सुनामी के बीच में कॉजल बिटवीन टाइड एंड सुनामी कॉजल रिलेशनशिप की झूठी छवि बनती है, ठीक है। सामान्य रूप से सुनामी में 1 मिनट से लेकर कई घंटे तक की अवधि वाले कई लहरों की एक श्रृंखला होती है, और इसी कई लहरों की श्रृंखला की उपस्थिति के कारण इसको तरंग ट्रेन या वेव ट्रेन भी कहते हैं। क्योंकि सुनामी में एक लहर तो आती नहीं है, कई लहरें होती हैं, इसीलिए इसे लहरों की ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ विशेषता है। इसी तरह से सिस्मिक सी वेव जो है, यानी भूकंपीय समुद्री लहर, ये इसकी उत्पत्ति खास करके भूकंपीय गतिविधियों के कारण होती है, इसलिए इसको भूकंपीय समुद्री लहर कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस, ये फ्लो चार्ट जो है सुनामी के उत्पत्ति की पूरी घटना को बयान करता है। सबसे पहले प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, लड़ती हैं, और कोई एक प्लेट नीचे उतरती है और दूसरी प्लेट ऊपर चढ़ती है। इस घटना के दौरान भूकंपीय कंपन या विवर्तनिक हलचल के कारण प्लेटों में संचलन होना, या फिर ज्वालामुखी उद्भेदन की घटना होती है, या फिर अचानक वायु दाब में अंतर आता है, या फिर उल्कापात। ये सारे के सारे, दिस ऑल आर द काउजेस ऑफ द अकरेंस ऑफ सुनामी। ये सारे के सारे हैं जो अभी पॉइंट्स बोला मैंने, सुनामी की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। क्लियर? तो इनमें से कोई एक घटना हो जाए तो होता यह है कि इस घटना कोई एक घटना हो जाए तो उस घटना के परिणाम स्वरूप बृहद स्तर पर जल राशि के जल तल में ऊर्ध्वाधर उत्थान या पतन होता है। या तो पूरी जल राशि ऊपर उठती है या फिर नीचे धंसती है। अब नीचे किसी तरह अचानक नीचे धंस जाए प्लेट के खिसकने के कारण, तो पूरी जल राशि नीचे धंसेगी तो चारों तरफ से जल राशियां उसको भरने के लिए दौड़ेंगी। अब फिर तब उसको बाहर की ओर ठेलेगा। एक बार धक्का खाने और फिर धक्का देने की क्रिया जो स्टार्ट होती है समुद्र के गहन समुद्री क्षेत्रों में लहरों को पैदा करने के लिए बहुत पर्याप्त होती है। और एक बार जब वो ठेल दिया बाहर की ओर लहरों को, तो वो लहर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है तरंग के रूप में। लेकिन शुरुआती दौर में इन तरंगों का पता नहीं चलता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई मात्र आधे मीटर या उससे भी कम होती है। इसलिए समुद्री जहाज इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सुनामी आ गई है, ठीक है। लेकिन वही लहरें जब किनारे पर पहुंचती है तो उनकी ऊंचाई बढ़ती है और लंबाई जो होती है घटती है, ठीक है। और तब पता चलता है कि सुनामी आ गई है। तो यही होता है। उत्पत्ति केंद्र पर बृहद स्तर पर जल राशि को अधोगामी संचलन यानी डाउनवर्ड मूवमेंट की स्थिति में संपूर्ण बाह्य जल राशि का उत्पत्ति केंद्र की ओर संचलन करना, और इसके विपरीत उत्पत्ति केंद्र पर बृहद स्तर पर जल राशि के ऊर्ध्वाधर संचलन की स्थिति में उत्पत्ति केंद्र से बाहर की ओर संपूर्ण जल राशि में संचलन के लिए दबाव बल का लगाया जाना, यह घटना होती है। इस घटना का परिणाम स्वरूप या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जल राशि में। क्लियर? और इसी के चलते क्षैतिज विस्थापन की क्रिया भी प्रारंभ होती है, ठीक है। क्षैतिज विस्थापन की क्रिया भी प्रारंभ होती है आगे चलकर, और तब गहन जल राशि में बहुत कम उत्थान होता है, खास करके 0.3 से 0.5 मीटर का ऊंचाई या निचाई होती है। लेकिन तरंगों की लंबाई 100 से 200 किलोमीटर तक की होती है, और वेग जो होता है समुद्री तरंगों का ये 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो जाता है। सोच लो कि मिसाइल जा रही दौड़ते हुए, ये स्पीड हो जाती है। बृहद जल राशि का तीव्र तरंगों के रूप में तटों पर पहुंचना तटवर्ती भागों में जल की गहराई के घटते जाने के साथ साथ दबाव बल की अधिकता के कारण तरंगों की लंबाई का घटना और ऊंचाई में तेजी से वृद्धि होती है, खास करके और इसी के फलस्वरूप तटीय हिस्से में तट रेखा से लगभग 500 मीटर के भीतर विशाल जल राशि पहुंचती है।
यानी कि जहाँ तक समुद्र का तट है वो यहाँ से आधा किलोमीटर भीतर तक ये समुद्री लहरें घुस जाती हैं एकदम दंदना के, उसी स्पीड से 500 से 1000 किलोमीटर की स्पीड से घुस जाती हैं और अपने रास्ते में जो भी आता है मकान दुकान सबको तबाह कर देती हैं। क्लियर? तो ये रहा सुनामी की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सुनामी की उत्पत्ति में प्रेरक बल कौन कौन है। तो अंतर्जात ऊर्जा जनित सुनामी, इसमें आता है सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय क्रियाएं, पहला नंबर। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक। तीसरा है तुम्हारा अंतः सागरीय ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, सागरों के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उससे भी सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें 1960 का वाल्डिविया भूकंप, 64 का अलास्का भूकंप, 2004 का हिंद महासागर का भूकंप, 2011 का टोहोकू भूकंप। ठीक है, ये सब टेलीसुनामीज उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, मतलब मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक था ये। ठीक है, जापान में इस तरह के मैग्नीट्यूड जो है भूकंप के, ये सुनामी को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, स्थानीय क्षेत्रीय सुनामी इसको कहते हैं। और ये घटना थी कुछ सुनामी लहरें कैसे आगे बढ़ती हैं इसको दर्शाने के संदर्भ में। ठीक है, इसी तरह से दूसरी स्थिति है गैर अंतर्जात। ये तो अंतर्जात बल हो गए पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी के बाहर से ऐसे कौन से बल लगते हैं जो सुनामी उत्पन्न करते हैं, जिसमें अंतःसागरीय भूस्खलन, अंतःसागरीय भूस्खलन, मेटियो सुनामी, मेटियो सुनामी है। इसके अलावा अंतःसागरीय भूस्खलन में ही मेगा सुनामी आता है, मेटियो सुनामी इससे भी बड़ा या अलग होता है। ठीक है, मेटियो मतलब कि इसमें उल्का पिंड जब प्रभाव डालते हैं, उल्का पिंड बड़े बड़े उल्का पिंड गिर जाते हैं समुद्र में, तो उनके चलते जो सुनामी उत्पन्न होता है उसको हम मेटियो सुनामी कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से बैरोमेट्रिक दबाव यानी वायु दाब अगर घट जाए या बढ़ जाए तो उस कंडीशन में जल राशि नीचे दब जाती है या फिर ऊपर उठ जाती है, तो इसके चलते भी सुनामी आता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं गैर अंतर्जात ऊर्जा जनित होती हैं, यानी बहिर्जात ऊर्जा जनित होती हैं। ये खत्म होने वाला है। ठीक है,